दी हेल्थ टॉक। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर संजय बडाडा। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की जैसी प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी, जैसा आपने नाम बताया, ये 2 वर्ड से बना है, ऑस्टियो प्लस पोरोसिस। ऑस्टियो के मायने होता है बोन, हड्डी, और पोरोसिस का मतलब होता है उसमें पोरस हो जाना है, उसमें छिद्र का बन जाना या छेद हो जाना। तब हड्डी के अंदर जब नॉर्मल से ज़्यादा छेद हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये एक वर्बल मीनिंग है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये डिजीज़ या प्रॉब्लम कब से है? अभी इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, बिकॉज इसका कारण है इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। लेकिन ये बीमारी काफ़ी पुरानी है। और एक म्यूज़ियम के अंदर मैंने एक पिक्चर देखा है जो कि वो बना है म्यूज़ियम, वो पिक्चर 18वीं शताब्दी की है। उसके अंदर भी एक स्टेचू के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस दिखाया है। अगर हम देखें तो मीनिंग बाय डिजीज़ तो जब से इंसान है तब से है, लेकिन अभी इसका रिकग्निशन लास्ट 100 ईयर्स के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और हमारी कंट्री में लास्ट 20 से 30 साल में इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस हुआ है। जी डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं? ये इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, या ये जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने धीरे धीरे चलते हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है भी या नहीं है। बट फिर भी जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, उसमें एक तो जैसे कि बैक एक का होना है, कमर दर्द हो सकता है। दूसरा जो सिम्टम्स होते हैं कि लंबाई कम हो जाना। जनरली आम आदमी कभी अपनी लंबाई नहीं नापता है, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि हर एक आदमी को अपने 2 या 3 साल में लंबाई ज़रूर नापते रहना चाहिए और एग्जैक्ट नापना चाहिए, ताकि पता चले कि लंबाई कम हो रही है, उसका कोई कारण तो नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लंबाई कम हो सकती है। तो हाइट लॉस हो सकता है, जैसे बैकएक हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। और अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसके अंदर आपको जैसे सांस लेने के अंदर तकलीफ़ हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स और किसी भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, बट ये सिम्टम्स अगर किसी को होते हैं तो उनको अपने ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होंगे, उसके बारे में आप बताएं। रिस्क फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो ऑस्टियोपोरोसिस के हैं वो 3 हैं। एक तो है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 60 के बाद में फीमेल्स में, मे बी फीमेल्स में 55 के बाद में, और मेल्स में 65 के बाद में ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो एज एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा है फीमेल जेंडर। ये बीमारी औरतों में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स के। और तीसरी है कि अगर किसी को फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी रहा है तो उसके ऊपर उन लोगों को ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिनको ये बीमारी नहीं है। जी, जिसकी फैमिली में नहीं है। जी डॉक्टर, ये तो बात हुई रिस्क फैक्टर की। अब हम अगर इसके सस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उन लोगों में सस्पेक्ट करना चाहिए जैसे कि मैंने बताया कि सिम्टम्स के बेसिस पे कि हाइट लॉस हो रहा है, या जैसे कि मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि फैमिली में किसी को फ्रैक्चर हो रहे हैं जो उसका कि ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। अगर उनको तो उन लोगों को ये बीमारी हो सकती है। या जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे क्रोनिक डिजीज़ होना है जैसे कि कोई आंत का बीमारी है, जैसे सीलियक डिजीज़ है, या खाना ठीक से पचता नहीं, माल एब्जॉर्प्शन है, या किसी को लीवर का बीमारी है, या किसी को किडनी का बीमारी है, और इन दैट सेंस कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, उन लोगों को ये बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जिन लोगों को इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ है उनको ज़रूर अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए। या उन लोगों को जिनको कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों में ये बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर, आपने बात की स्क्रीनिंग की, तो वो कैसे हम लोग करवा सकते हैं और चंडीगढ़ में उसकी सुविधा कहाँ पर है? हाँ, स्क्रीनिंग के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और स्क्रीनिंग, सिंपल स्क्रीनिंग तो केवल आप एक एक्सरे कर सकते हैं, कमर का एक्सरे करके देख सकते हैं पीठ का। अगर उसके अंदर ग्रोस ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमें पता चल जाएगा कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। और अदरवाइज इसके लिए डेक्सा स्कैन होता है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। और इसकी फैसिलिटी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो है ही, पीजीआई के अंदर सेक्टर 32 में
और बाकी काफ़ी प्राइवेट सेंटर्स में भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। जी जी डॉक्टर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारी बॉडी पर भी एक्ट करता है, नेचुरली कोई प्रॉब्लम है तो हमारे शरीर पर तो असर होगा ही, तो उसके बारे में हमें और जानकारी दें हमारे सुनने वालों को कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी पर कैसे इफेक्ट करती है। बेसिकली आपको जैसे अपन जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने मतलब बताया कि आपकी जब बोन्स वीक हो जाती है या पोरस हो जाती है और हम जो मूव करते हैं, जो हम चलते हैं, वो हमारे स्केलेटन के ऊपर में चलते हैं। तो अगर हमारा स्केलेटन वीक होगा तो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आपका जो चेस्ट का एक वॉल्यूम होता है जिसमें आपके लंग्स रहते हैं, आपका हार्ट रहता है, वो एक शेप बनाता है। अगर आपकी बोन्स यहाँ की वीक है तो वो शेप ख़राब हो जाएगा और वहाँ की बोन्स मजबूत नहीं रहेगी तो आपको उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके लंग्स का जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगा। वो लंग्स का जब एक्सपेंशन कम होगा तो आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, इन पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जिनको भी होता है। और अगर हमारे इधर एक कहावत भी है और सेइंग है कि अगर किसी कोई एल्डरली पर्सन बाथरूम में स्लिप हो गया और उनका फ्रैक्चर हो गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ठीक होना। तो ये और कुछ नहीं, ये जो फ्रैक्चर हो रहा है बाथरूम में स्लिप होकर के, ये ऑस्टियोपोरोसिस है और कुछ नहीं है। मतलब उम्र के साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ ये हमें इफेक्ट करता ही करता है। जी डॉक्टर, तो इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम? जैसे कि मैंने बताया, डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक स्कैन होता है, दैट इज़ कॉल्ड डैक्सा स्कैन। उससे हम इसका टेस्ट कर सकते हैं और उससे हमें पता चल सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। जी डॉक्टर, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? हाँ, इस प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट जैसे कोई भी बीमारी को ट्रीट करते तो हम दो तरह से लेते हैं। एक होता है कि बिना दवाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं और दवाई क्या ले सकते हैं। तो बिना दवाई के क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम का मात्रा काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि बोन्स के अंदर 70% कैल्शियम होता है। अगर बोन्स के अंदर कैल्शियम का कमी होगा, आपकी डाइट में कैल्शियम का कमी होगा तो बोन्स में कम होगा, और बोन्स में अगर कम होगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बोन्स को मजबूत करने के लिए होता है, विटामिन डी, जो हमें सनलाइट से मिलता है और बहुत कम डाइट में बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम सनलाइट में होता है। तो इससे सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए, तो उससे आपका विटामिन डी लेवल ठीक रहेगा, तो बोन्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश सनलाइट को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है, कोई एलर्जी है सनलाइट से, तो उस केस में आप फिर सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं विटामिन डी का। वो ओरल भी अवेलेबल है, वो इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है, वो टेबलेट्स के रूप में भी अवेलेबल है, और कैप्सूल्स और शेशे के रूप में अवेलेबल है। तो आप वो ओरल सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं या इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, हम जानते हैं एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा हर एक डिसऑर्डर में इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंट करता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डायबिटीज़ होने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। तो एक्सरसाइज इसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो एक्सरसाइज से भी इसका प्रिवेंशन होता है। और ख़ास तौर से अगर किसी ने एक्सरसाइज अपने बचपन में काफ़ी करी है तो उनकी बोन्स काफ़ी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक्सरसाइज मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये नहीं कि हम जब 50 या 60 साल के हो जाएं तभी एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज अगर आप बचपन से करेंगे, अच्छा डाइट बचपन से लेंगे, तो आपकी बोन्स ज़्यादा मजबूत होगी। तो वो जैसे जैसे एज के हिसाब से वीक होगी, लेकिन उतनी वीक नहीं होगी जितनी कि एक आदमी को जो नहीं ले रहा उनको वीक हो सकती है। बिल्कुल। तो लॉन्ग टाइम सरवाइव करता है जो पहले से अपने आप को बेटर रख पाता है। बिल्कुल। जो स्पेशली ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वी आर प्रॉस्परिंग डे बाई डे, and the life expectancy in 1940 it was just 47, it was 42 years, and now recent our life expectancy is 69 years, and maybe another decade we may be even going to increase further our life expectancy. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ये बीमारी का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना डाइट, एक्सरसाइज और अच्छा सनलाइट एक्सपोजर करना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे कि हमने जाना कि ये उम्र के साथ बढ़ती है बीमारी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा हो सकता है उसके बारे में बताएं। हाँ, इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि जैसे ये बीमारी एक बार होती है तो जनरली परसिस्ट करती है, तो लाइफ लॉन्ग है।
तो उसमें जो महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कैल्शियम और विटामिन डी तो लेना है, अपना एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा स्पेसिफिक ड्रग्स आती है, तो वो डिपेंड करती है कि आपको कितना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर आपको दवाई लिख करके देता है। और इस बीमारी के ऑस्टियोपोरोसिस को मेनली डील करते हैं एक तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। जो सर्जन्स मेनली फ्रैक्चर होने के बाद में उसको फ्रैक्चर को सेट करते हैं, और उसके पहले जो भी प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस को मेनली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। बट क्योंकि ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है तो काफ़ी गायनिकोलॉजिस्ट को भी इनका एक्सपीरियंस होता है और वो भी ट्रीट करते हैं। बट मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है उनको ऑलमोस्ट हर एक स्पेशलिटी से मिलकर एक प्रॉपर अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बिकॉज ये डिजीज़ है मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है और मल्टी ब्रांच डिजीज़ है, आप ये कह सकते हैं। तो इसलिए सबका इनपुट ज़रूरी होता है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बोन से रिलेटेड है ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसमें फ्रैक्चर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब तक के जो भी आपने सवाल पूछे हुए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रैक्चर है वो अल्टीमेट आउटकम है ऑस्टियोपोरोसिस का। हम ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करके भी हम फ्रैक्चर को रोकना चाहते हैं, और तो फ्रैक्चर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये नहीं कि केवल आप दवाई लेंगे तो आपको फ्रैक्चर नहीं होगा, बाकी कुछ भी करेंगे। तो उसके लिए जो कॉमन कारण होते हैं फ्रैक्चर्स होने के या गिरने के, उसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि बाथरूम में स्लिप होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और उसके अंदर फ्रैक्चर होता है, वो भी काफ़ी कॉमन है। तो बाथरूम का एरिया ऐसा होना चाहिए, वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उस पर मैट्स होनी चाहिए, रफ़ होना चाहिए, ताकि आप फिसले नहीं। जैसे बाथरूम स्लीपर्स, हमारा आदत होता है काफ़ी पुराना स्लीपर चलाते रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे स्लीपर होना चाहिए जो स्किड नहीं करे। तीसरा होता है कि एक आम आदमी का एक आदत होता है कि बाथरूम में बड़ी लाइट का क्या करना है, तो हम छोटा बल्ब लगाते हैं। तो मैं इस टाइम पे सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि बाथरूम में भी एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, कम लाइट नहीं होना चाहिए। बिकॉज बाथरूम में आप नहाते हैं, कुछ आपका मग बकेट कुछ पड़ा है, उससे टकरा जाएंगे, आप गिर सकते हैं अगर लाइट कम होगा, तो वो लाइट प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्सपीरियंस में हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के कारण है कि लाइट अंदर होती है बाथरूम में, और पेशेंट अंदर जाता है और लाइट जलाता है, उसके बीच ही गिर जाता है। तो उसका स्विच बाहर होना चाहिए, ताकि वो जब एंटर करे तब स्विच ऑन करके एंटर करे, या फिर अगर अंदर स्विच है तो लाइट हमेशा जलनी चाहिए, एटलीस्ट रात के टाइम में, ताकि एडिक्वेट लाइट रहे और फिसलने का डर नहीं रहे। इसके अलावा जो है, आप जैसे स्टेयर्स उतरते हैं तो ध्यान से उतरना चाहिए, वहाँ फिसलने का डर रहता है, या कहीं भीड़ भाड़े इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा काफ़ी बार ऐसा हो जाता है जब आप भीड़ के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होने का काफ़ी चांस हो जाता है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए। इसके अलावा हमारी कंट्री में अभी एक सपोर्ट बोलते हैं, जो हमारे हिप्स के अराउंड अंदर पहन सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं। तो इन केस कभी आप फिसल जाएं, गिर जाएं, तो उसको वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और आपको आपकी बोन्स पे प्रेशर नहीं आने देता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अपने आप को फॉल से प्रिवेंट करना है, मैसेज ये है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, बाथरूम, स्टेयर्स, स्लीपर्स, पर और भी ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो जहाँ की आपको गिरने का संभावना रहता है, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर, हम लोग इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे या आप हमारे सुनने वालों के साथ कि कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस बीमारी के साथ किसी पेशेंट का, वो हमें ज़रूर बताएं। ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, और अभी हम लोग ऑन एन एवरेज पीजीआई के अंदर काफ़ी मरीज़ देखते हैं। मे बी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट भी हम हर हफ्ते 2 से 3 पेशेंट कम से कम देखते हैं जो फ्रैक्चर्स लेके आते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे एक पेशेंट था, वो खुद भी डॉक्टर थी बाय द वे, और एज था 65 ईयर्स के आसपास। उनको काफ़ी बोन पेन्स हो रहे थे। तब उतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो सकता था कि ये बीमारी वास्तव में क्या है, तो उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करा, इधर उधर सब जगह जाते रहे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। और फाइनली जब वो किसी स्पेशलिस्ट जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं उनके पास आए, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये बीमारी के सारे सिम्टम्स ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। और उसके लिए फिर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस किए, तो उनका देखा कि विटामिन डी लेवल बहुत लो है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो जब उनको विटामिन डी इंजेक्शन दिया तो उनका बोन्स पेन्स काफ़ी ठीक हो गए। और लेकिन जब उनका डेक्सा स्कैन किया, जो कि स्कैन करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए, जब वो किया तो उसमें देखा कि
जो काफ़ी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर उनको ट्रीटमेंट दिया, उनके बोन पेन्स और ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे पूरे, बट वो स्टिल अभी भी ट्रीटमेंट पे, एंड दैट ट्रीटमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग एंड विथ ऑल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एनी फॉल। डॉक्टर संजय, हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें डाइट पे कैसे ध्यान रखना चाहिए और कैल्शियम को किस मात्रा में लेना चाहिए। डाइट में दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो है कैल्शियम, और हम सब जानते हैं कैल्शियम के जो सोर्सेज होते हैं डे टू डे लाइफ में मिल्क होता है, और मिल्क से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपका कर्ड हो गया, पनीर हो गया, और भी कोई मिल्क से बनी हुई चीज़, उसके अंदर कैल्शियम होता है। और एक एडल्ट पर्सन को पर डे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है 1000 to 1500 मिलीग्राम पर डे। तो आप चाहे तो इसको डाइट से ले सकते हैं, चाहे उसको सप्लीमेंट से ले सकते हैं, बट डाइट प्रेफर्ड रहेगा सप्लीमेंटेशन के ऊपर में। तो क्योंकि 1 लीटर मिल्क के अंदर अराउंड 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो आम आदमी के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पर डे में 1 लीटर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लें। तो उसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि हाफ डाइट से, हाफ सप्लीमेंटेशन से। तो डाइट में आप जैसे आप एटलीस्ट यू कैन टेक हाफ ए kg मिल्क और मे बी अराउंड 200 ml ऑफ कर्ड, तो उससे आपको लगभग 700 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। और बाकी आप कैल्शियम जो आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, टेबलेट के रूप में, तो एक 500 मिलीग्राम का एक कैल्शियम का टेबलेट रोज़ ले सकते हैं, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा। तो उससे आपका ये सप्लीमेंटेशन जो डाइट्री कैल्शियम प्लस सप्लीमेंट से रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ विटामिन डी के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि विटामिन डी का जो रिकमेंडेशन होता है वो 1000 यूनिट्स पर डे होता है, बट उतना बनाने के लिए आपको आधा घंटा धूप में रहना है, दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, और उसमें आपका एटलीस्ट फेस कम्प्लीटली एक्सपोज होना चाहिए। तो वो आपको जितना रिक्वायरमेंट है पर डे का उतना सफिशिएंट हो जाएगा। जी डॉक्टर, ये तो हुई डाइट की बात, सनलाइट की बात, जो इसमें बहुत ज़रूरी है। अब हम जानना चाहेंगे कि इसकी स्क्रीनिंग वो कैसे हम शुरू कर सकते हैं और कब से। ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग के लिए 3 क्राइटेरिया है। एक तो किसी को अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रीडिस्पोज्ड है, तो उसको हम जब भी उनको बीमारी है तब स्क्रीन करना चाहिए। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है जिनको एज सच कोई बीमारी नहीं है जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो उनका हम फीमेल्स के अंदर 5 years आफ्टर मेनोपॉज, सपोज किसी का मेनोपॉज 50 पे हुआ तो 55 years शी शुड अंडरगो दी डेक्सा स्कैन, और मेल्स के अंदर आफ्टर 65 years they should undergo this DEXA scan. If scan is normal baseline, they can repeat the scan after 5 years. If it is abnormal, then you may require every 2 yearly, or sometime if on treatment then it may require yearly also. डॉक्टर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ आता कि किस टाइम पे और किस तरह के टेस्ट हमें करवाने चाहिए। कोई जनरल टेस्ट है, कोई एक रूटीन हमारा बना हुआ है, कोई हॉस्पिटल से पता चल सकता है, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को अवेयर कीजिए। टेस्ट के बारे में ऐसा है क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारी बीमारियाँ ऑस्टियोपोरोसिस को के लिए प्रीडिस्पोज करती है। तो जो जनरल टेस्ट होते हैं वो एक सिंपल, जो सबसे सिंपल और सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ टेस्ट है वो है एक एक्सरे करना कमर का, उससे एक आइडिया लग जाएगा। और उसके अलावा कैल्शियम लेवल करना है, सीरम कैल्शियम, और एक विटामिन डी का लेवल करना। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं, ये एक्सरे हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि और डेक्सा स्कैन तो है ही है, तो ये 3-4 टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर बाकी डिपेंड करता है कि क्या बीमारी की वजह से उनको कोई ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उस बीमारी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हमें करने चाहिए ताकि एग्जैक्ट बीमारी का कोज पता चल जाए, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। जी डॉक्टर, आप हमारे सुनने वालों को कोई और हेल्थ से रिलेटेड मैसेज देना चाहेंगे? हेल्थ से रिलेटेड ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि टेक केयर ऑफ योर बोन बैलेंस रादर देन दी बैंक बैलेंस। सो बोन बैलेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर बैंक बैलेंस। टू कीप योर बोन बैलेंस गुड, you I'll suggest all the school going childrens have a healthy diet, good nutritious diet, contains lot of milk and milk products. Do your activity, physical activity every day so that they can gain good bone mass. And for middle-aged people, though, don't ignore themselves. For the family, they should also do their regular exercise and good diet. And elderly patients, I'll request them to take sun baths
expose yourself in sunlight, walk, do regular exercise, and prevent by any mean fall. That is the message for that. And you can say this bone balance is better than bank balance, so target your bone balance rather than only bank balance. जी डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।